तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ हमारी बिजनेस स्टडीज की सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आखिरी 2 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। इसी वीडियो के साथ हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हो जाएगी खत्म। इसके साथ साथ पूरे सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस हमने जो है ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दिया। इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, हर सब्जेक्ट की आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इनमें से हर एक वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं हमारा मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर। मैं ट्राई करने वाली हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करवा सकूं एंड उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन इन दोनों चैप्टर्स के साथ ही साथ इस एक ही वीडियो में मैं आपको करवा सकूं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को विद एमसीक्यूज। सबसे पहले अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इन 2 चैप्टर्स को मिला के करीब करीब जो है 15 नंबर की हमें वेटेज देखने को मिलती है। 4 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड 3 से 4 एमसीक्यूज आराम से हमें इन 2 चैप्टर्स में से देखने को मिलते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का चैप्टर है पहला, जिसमें हम बात करते हैं 4 P's के बारे में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनके बारे में। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है, जिसमें कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अब पहला एमसीक्यू हमारे पास आता है मार्केटिंग वाले चैप्टर का, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज की बात करी गई है, तो कौन से फिलोसफीज देखो हमारे पास होती हैं। टोटल 5 फिलोसफीज हमारे पास होती हैं। ठीक है, उन 5 में से 4 हमें यहाँ पे दे रखी है और पूछा गया है इनमें से कौन सी फिलोसफी ऐसे है जिसमें जो यूज करती है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी एज अ मींस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर कौन फोकस करता है, क्या मार्केटिंग, क्या प्रोडक्ट, या सेलिंग, या फिर प्रोडक्शन। देखो, बिफोर गोइंग ऑन टू क्वेश्चन, सबसे पहले ना हम इन सभी फिलोसफीज के बारे में ना अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलो देखो, ये हमारे पास सारी की सारी जो मार्केटिंग फिलोसफीज हैं उनका एक सिंपल सा टेबल है, सिंपल सा एक चार्ट है। तो 4-5 हमारे पास क्या क्या फिलोसफीज है। देखो, पहली प्रोडक्शन के बारे में है, प्रोडक्ट के बारे में है, सेलिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सोसाइटल मार्केटिंग के बारे में है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा प्रोडक्शन वाली का भी फैक्ट्री है, प्रोडक्ट वाली का भी फैक्ट्री है, सेलिंग वाली का भी फैक्ट्री है, लेकिन ये जो पीछे वाले दोनों है इनका स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट। देखो, इनमें से अगर मैं अच्छी फिलोसफी की बात करूं तो सबसे अच्छी फिलोसफीज है हमारी आखिरी वाली 2, क्योंकि जो आखिरी वाली 2 है ये फोकस करती है कि मार्केट यानी कि हमारा कंज्यूमर या फिर हमारी सोसाइटी क्या चाहती है, और उसी के हिसाब से ये जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं। पर जो पहले वाले तीनों हैं, ये तीनों को कोई लेना देना नहीं है कंज्यूमर क्या चाहता है, मार्केट क्या चाहती है। इनको इस चीज से लेना देना है कि ये क्या बना रहे हैं, इनको जो बनाया इन्होंने वो इनको बेचना है, इनको सिर्फ अपने आप से लेना देना है। ये प्रोड्यूसर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ने क्या बनाया, जितना बनाया उसको और ज्यादा इंक्रीज करना है। ये बोलते हैं कि अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे, हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये लोग ऐसा बोलते हैं। ये बोलते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके फीचर्स को इंप्रूव करना है, तभी हमारे जो प्रोडक्ट्स है ज्यादा कंज्यूमर खरीदेंगे और तभी हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ये बोलते हैं प्रोडक्ट हमें क्या करना है, ना तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, ना तो प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। हमें जब प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच गया दुकान में, उस प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूमर को बेचेंगे तो बेचने में अपनी सारी ताकत लगानी है। ठीक है, ये कहते हैं ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। ये कहते हैं बेटर प्रोडक्ट बनाओ तो कंज्यूमर खरीदेगा। ये कहते हैं जो मर्जी आ जाए हमारे पास, हम बेचने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, हम सेलिंग इतनी तगड़ी करेंगे, इतनी ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग ये लोग करते हैं। जैसे होता है ना कुछ दुकानदार की, एक बार आप दुकान में अंदर चले जाओ तो वो दुकान से बाहर निकलने ही नहीं देते, आपको फोर्स करने लग जाते हैं, ये ले लो, ये ले लो, और देख लो, और देख लो, क्या नहीं पसंद आया, क्यों नहीं पसंद आया। पीछे पड़ जाते हैं जो सेलर्स, वो इसमें इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि ये कहते हैं जो भी हमारे पास आ जाए, एक बार कस्टमर दुकान में आ जाए हम उसको निकलने नहीं देंगे, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, हम उसको खरीदे, हम उसको सामान बेचेंगे ही बेचेंगे। ठीक है, तो वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो, हम प्रोडक्ट बनाने से पहले, बेचने से पहले, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने से पहले कंज्यूमर से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इसीलिए इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मार्केट। ही कहते हैं कि हमारे कंज्यूमर को जो चाहिए, कंज्यूमर की जो नीड्स हैं, हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, कंज्यूमर से पूछेंगे, जो कंज्यूमर बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, हम वही बना के बेचेंगे। हम अपने लिए नहीं बल्कि कंज्यूमर के लिए काम करेंगे। और ये बोलते हैं कंज्यूमर का तो हम सोचेंगे, साथ ही साथ सोसाइटी की ओवरऑल वेलबींग, एनवायरमेंट, उनके बारे में भी हम सोचेंगे। तो मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे हैं।
क्योंकि कंज्यूमर की नीड्स का ध्यान रखते हैं, कंज्यूमर को फोर्स नहीं करते, ज्यादा प्रोडक्शन क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, बल्कि कंज्यूमर की नीड्स पे फोकस करते हैं। मींस क्या है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये चाहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में, और यही मेरा क्वेश्चन था। ये कहते हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाओ, ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, कंज्यूमर तक पहुंचाओ, कंज्यूमर सस्ता देखेगा ले लेगा, बस इनको इतना लगता है। ये कहते हैं प्रोडक्ट बेटर होगा तो कंज्यूमर ले लेगा। ये कहते हैं हम इतना पीछे पड़ जाएंगे कि कंज्यूमर खरीद के ही जाएगा, फिर चाहे खुशी से खरीदे चाहे धक्के से खरीदे। ये कहते हैं कि हम जो है पूरे प्रोसेस में, पूरे मार्केटिंग के प्रोसेस को इंटीग्रेट करेंगे और पूरे शुरू से लेके एंड तक बस इतना ध्यान रखेंगे कि कंज्यूमर की जो नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, कंज्यूमर की जो डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए। ये भी इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। इनमें सिर्फ इतना फर्क है कि ये कंज्यूमर के बारे में, ये कंज्यूमर के साथ साथ सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। चलो, ये कहते हैं कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए ज्यादा प्रोडक्शन करके, ये कहते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रॉफिट होना चाहिए, ये कहते हैं हम बेचेंगे ही इतना कंज्यूमर के पीछे पड़ पड़ के कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ये कहते हैं कंज्यूमर इतना खुश हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट से क्योंकि हमने कंज्यूमर के बारे में सोच के ये तो बनाया कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और ये कहते हैं हम कंज्यूमर के साथ साथ सोसाइटी को भी खुश करेंगे इसलिए हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो एज आई सेड, इन दोनों में से, इन सभी में से ये जो दोनों फिलोसफीज हैं ये मॉडर्न टाइम की हैं, ये अच्छी हैं क्योंकि आज का कंज्यूमर अकलमंद है, जानता है सब कुछ। तो आजकल ये फिलोसफीज जो है कंज्यूमर्स के लिए, जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो फॉलो करते हैं। ये सारे फिलोसफीज पहले चलती थी जब प्रोड्यूसर को पता था कि कंज्यूमर को इतनी एजुकेशन नहीं है, कंज्यूमर को इतनी नॉलेज नहीं, कंज्यूमर इग्नोरेंट है, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो ये सारी फिलोसफीज को फॉलो करते थे। लेकिन ये तीनों ही फिलोसफीज में दिक्कत क्या है कि कंज्यूमर के बारे में सोचा नहीं जाता, इन्हीं दोनों फिलोसफीज में कंज्यूमर और सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है अगर उस पे चले तो हमारा क्वेश्चन ने बोला था अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी की बात कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट करता है। सेलिंग का कॉन्सेप्ट कहता है एग्रेसिव सेलिंग, ये कहता है कंज्यूमर की नीड्स, ये कहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये कहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये कहता है कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं, और ये कहता है कि मैं तो एग्रेसिव सेलिंग करूंगा लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए और सस्ते दाम पे होना चाहिए। ये बोलता है हमारा प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। चलो आगे चलते हैं, टूल्स ऑफ प्रमोशन की बात करेंगे। देखो, टूल्स ऑफ प्रमोशन में हमारे पास 4 टूल्स आते हैं, ठीक है? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। इनमें से किसकी बात यहाँ पे करी गई है? यहाँ पे क्या बोला है? 50% डिस्काउंट ओनली फॉर 2 days। यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि अभी ले लो वरना बाद में ये सेम प्राइस, ये सेम मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन बनाई जाती है उसको मैं बोलती हूँ सेल्स प्रमोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन। इसमें यूजुअली क्या होता है? डिस्काउंट्स दिए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अब इसमें क्या होता है कि आप इमरजेंसी की एक सिचुएशन क्रिएट करते हो कि अभी ले लो वरना दोबारा नहीं मिल पाएगा, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि शॉर्ट टर्म में अभी के अभी आप हमारे पास से सामान खरीद लो, और शॉर्ट टर्म में अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सेल्स प्रमोशन करी जाती है। क्योंकि 2 दिन का ही तो है 50% ऑफ, 2 दिन जो है कस्टमर आएंगे 50% ऑफ पे सामान लेके जाएंगे, तीसरे दिन से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो सेल्स प्रमोशन आपके लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप डिस्काउंट लगाते हो, इमरजेंसी के लिए, अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए, वो होती है सेल्स प्रमोशन, ठीक है? बाकी सबकी बात करते हैं। पर्सनल सेलिंग में होता है कि 1 to 1 बात हो रही है, आप मेरे पास आए फॉर एग्जांपल ट्यूशन लेने, तो मैं आपको पर्सनली बैठ के 1 to 1 बात करूंगी कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, इतनी क्लासेस लूंगी, इतना फीस लूंगी, एवरीथिंग। तो पर्सनल सेलिंग में 1 to 1 दोनों साइडों में बात होती है, 2 वे कम्युनिकेशन होती है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया, मैंने एक एड दिखा दी, उस एड को देख के आपने फॉर एग्जाम्पल अपना सामान ऑर्डर कर दिया, वो है एडवर्टाइजमेंट, वो पर्सनल सेलिंग नहीं है। पर्सनल सेलिंग का मतलब आप 1 to 1 किसी से बात कर रहे हो, वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे हैं, आप वो सुन रहे हो, आपको अच्छा लगा तो आप ले रहे हो, कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ रहे हो, वो आपके डाउट को आंसर कर रहे हैं, वो बोल रहे, उसको हम बोल रहे हैं पर्सनल। देखो, पर्सनल का यही मतलब है ना कि 2 लोग आपस में फेस टू फेस या 1 to 1 बात कर रहे हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, अपने फीचर्स बता रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं पर्सनल सेलिंग, ठीक है? तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में देखो क्या फर्क है। एडवर्टाइजिंग में हमेशा एक कंपनी पैसे देती है अपनी एड करवाने के लिए, पर पब्लिक रिलेशन ना फ्री में हो जाता है, ठीक है? जैसे कि आजकल आप सुनते होंगे, बहुत ज्यादा आजकल चलता है कि नेपोगिट्स का पीआर हो रहा है। वो पीआर का मतलब यही है, पब्लिक रिलेशन ही है, जो हम आजकल बोलते हैं ना कि नेपोकिड्स हैं, जो हमारे जितने भी बॉलीवुड के, उनका तो पीआर हो रहा है। इसका क्या मतलब है? देखो, एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ये अच्छा है, आप हमारा ये प्रोडक्ट खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो। जैसे कि आप यूट्यूब पे या कहीं भी कुछ देखते हो, बीच में एड आती है, वो होती है पेड एडवर्टाइजिंग।
पेड एडवर्टाइजिंग, उसकी वजह से ना आप जो है प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कंपनी अपनी ऐड दिखा रही है, क्या पता कैसा हो प्रोडक्ट। लेकिन अगर उस कंपनी के कस्टमर्स आपको आके बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये खरीद लो, वो होता है पब्लिक रिलेशन। ठीक है, यही चीज बॉलीवुड में करी जाती है। जैसे नेपो किड्स का होता है कि नेपो किड्स अगर कोई भी एक्टर अपने मुंह से आके बोले मैं बहुत अच्छा हूं, तो वो एडवर्टाइजिंग होगी। लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग इंस्टाग्राम पेजेस से अपनी रील्स, अपनी शॉर्ट्स और अपनी वीडियोस डलवाते हैं, ताकि पब्लिक को क्या लगे कि अरे एक्टर खुद नहीं बोल रहे बल्कि लोग बोल रहे हैं, अलग अलग इंस्टाग्राम के पेजेस और कमेंट सेक्शंस बोल रहे हैं कि एक्टर अच्छा है। तो दैट इज पीआर। सिमिलर तरीके से कंपनीज करती हैं। अगर वो क्या कर रही हैं, खुद से अपनी एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग है, ये पेड होती है और इसमें कंपनीज खुद से पैसा देती हैं, लेकिन ये अनपेड होती है। बॉलीवुड वाली तो पेड होती है, इसीलिए उसके मीम्स बनते हैं, बट यूजुअली ये जो है पीआर कंपनीज की अनपेड होती है। इसमें क्या होता है, कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स खुद से रिव्यूज बताएंगे कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी। बुरी भी हो सकती है, पीआर जरूरी नहीं अच्छा हो, वो बुरा भी हो सकता है कि आपने कस्टमर को तंग किया तो कस्टमर्स आके जो है आपके बारे में बुरा बोलेंगे कि ये कंपनी ऐसी है, खराब है। ठीक है, या फिर आपके जितने भी सप्लायर्स हो सकते हैं, वो आपके बारे में कुछ अच्छा बुरा बोल सकते हैं। आपके बारे में कोई आर्टिकल छप रहा है अगर अखबार में, आपके बारे में आजकल यूट्यूब पे कोई रिव्यू वीडियो बन रही है, तो ये सारे क्या है, पीआर है। आप किसी भी यूट्यूब की रिव्यू वीडियो को देख के प्रोडक्ट को खरीदोगे एज कंपेयर टू उस कंपनी की एड को देख के खरीदोगे। ठीक है, तो ये अनपेड होती है। कंपनी के कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये लोग जो है अपने आप से बोलते हैं कि अच्छी है कंपनी या बुरी है, ये कंपनी खुद से करवाती है पैसा देके। ठीक है, एंड कस्टमर किस पे ज्यादा भरोसा करता है, इस पे करता है। लेकिन वो पॉजिटिव होती है, पीआर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, कि कोई बुरा भी बोल सकता है कि ये कंपनी कितनी बुरी है, वो भी हो सकता है इसमें। ठीक है, चलो। Many enlightened business firms have set up their own consumer service and grievance cell। ये चीज बिल्कुल सच है। आजकल जितनी भी अलग अलग कंपनीज आ गई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल क्या करती हैं, अपनी खुद का कंज्यूमर का जो है सपोर्ट के लिए कुछ नया डिपार्टमेंट बना देती है अपनी कंपनी में। इससे क्या होगा कि अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आई, तो कस्टमर सरकार के पास नहीं जाएगा, कस्टमर आपके पास आएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपनी कंपनी के अंदर ही कर दोगे, कस्टमर भी खुश, आपका नाम भी खराब नहीं हुआ, सरकार के पास आपके खिलाफ केस भी नहीं गया। ठीक है ना, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपना खुद का जो है डिपार्टमेंट बनाती हैं कस्टमर सर्विस का। इससे क्या होगा, हमें पता है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर वो आपके प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है। अगर आपने उसको सर्विस नहीं दी तो वो कस्टमर क्या करेगा, आप अगर उसको सर्विस दे देते, रिप्लेस, रिफंड कुछ कर देते, तो कस्टमर खुश हो जाता। अब आपने वो नहीं करके दिया तो कस्टमर सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास जाके केस करेगा और फिर आपको और ज्यादा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या कहते हैं कि इससे अच्छा कि आप सरकार के पास जाओ, हम आपको अपनी कंपनी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट बना के देंगे, वहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम करके देते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि लोग जो है कंपनीज जो है कस्टमर सर्विस बनाती है डिपार्टमेंट, क्योंकि लोग कंपनीज को पता है कि वरना कंज्यूमर जो है उनके पास राइट है कि वो जाके कंप्लेंट फाइल आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। चलो अगली चीज आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है हमारे मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स में। ठीक है, 4 एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, जिनको हम 4 पीस भी बोलते हैं। ये पीस क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बाद हमारा आता है प्राइस, हमारा आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिसको हम प्लेस भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरा आता है प्रमोशन। तो प्रोडक्ट में मैं बात करती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के जितने भी पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, इनके बारे में बात करूंगी। प्राइस में कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम है या ज्यादा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं बात करती हूँ कि प्रोडक्ट को फैक्ट्री से निकाल के कंज्यूमर तक मैं कैसे पहुंचाऊं, ट्रांसपोर्टेशन की बात यहाँ पे होती है। एंड प्रमोशन में उसकी एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग, जो चीजें हमने पीछे पढ़ी उसकी बात होती है। ठीक है, अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी चीज नहीं आती है और कौन सी चीज आती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेंट्री कंट्रोल आता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि तुम ना अगर सामान बना के बेच रहे हो, ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों यूनिट बना के रख लोगे, नहीं, क्योंकि जब यूनिट बना रहे हो, यूनिट बनाने का पैसा लगता है, यूनिट को स्टोर करने का पैसा लगता है सामान को। ठीक है, तो आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ऐसे ही बना के नहीं रख दोगे, आप एक लिमिट में रखोगे कि कंज्यूमर 10,000 यूनिट खरीदना चाहता है, मैं 15,000 बना के रख देता हूँ कि डिमांड बढ़ सकती है, या 12,000 बना के रख देता हूँ। 10,000 के पीछे 20, 25, 30,000 बना के नहीं रख दोगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि कितनी लिमिट आपके पास होनी चाहिए कि मैं कितने प्रोडक्ट बना के रखूं। अनलिमिटेड प्रोडक्ट में बना के नहीं रखूंगा, क्योंकि उसको स्टोर करने का पैसा, बनाने का पैसा, वो सब लगता है, तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है।
तो इन्वेंट्री कंट्रोल में आप पढ़ते हो कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10,000 अगर डिमांड आ रही है आप 8,000 ही बनाओ, डिमांड फुलफिल ना कर पाओ, वो भी नहीं होना चाहिए। 10,000 की डिमांड आ रही है आप 25,000 बना दो, वो भी नहीं होना चाहिए। 10,000 आ रही है तो 12,000, 13, 15,000 यूनिट आप बनाओ, वो होना चाहिए कि इन्वेंट्री की लिमिट आपको सेट करनी पड़ेगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है कि जब कंज्यूमर आपके पास ऑर्डर कर रहा है तो आपको सही से साथ के साथ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि किस कंज्यूमर ने कितना प्रोडक्ट, क्या स्पेसिफिकेशन ऑर्डर करी है। अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग सही से नहीं होगी तो या तो आपके पास ऑर्डर लेट पहुंचेगा, फिर आप लेट कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे, या फिर गलत ऑर्डर पहुंच सकता है आपके पास जिसकी वजह से कंज्यूमर को गलत प्रोडक्ट पहुंच सकता है, वहां पे दिक्कत हो सकती है। कंज्यूमर जो है फिर रिटर्न करेगा, पैसे वापस मांगेगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब कि कंज्यूमर जब आपके पास ऑर्डर भेज रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, साथ के साथ ऑर्डर आप तक पहुंचे जल्दी से जल्दी और बिल्कुल सही ऑर्डर आप तक पहुंच पाए। एंड ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि फैक्ट्री से निकल के गुड्स जो है कंज्यूमर तक पहुंच पाए, चाहे होलसेलर के थ्रू, चाहे रिटेलर के थ्रू, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, वो चीज ट्रांसपोर्टेशन में आती है। और ये तीनों ही चीजें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं, बट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग जो है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आती, वो आती है प्रोडक्ट में। कि जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड चेक करेंगे, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करेंगे, दैट विल बी व्हेन वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट, दैट विल नॉट बी व्हेन वी आर ट्रांसपोर्टिंग और व्हेन वी आर डूइंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसमें नहीं आता। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी। अगले पे देखते हैं, अगला हमारे पास आता है केस स्टडी। तो टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय द पर्सन, ठीक है। अब टूल ऑफ कम्युनिकेशन में सारे बता चुकी हूँ। एडवर्टाइजमेंट मतलब आप पेड एड अपनी करवा रहे हो जो कि टीवी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह आती है। सेल्स प्रमोशन मतलब आप डिस्काउंट लगा रहे हो, इमरजेंसी साथ के साथ जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म में सेल्स करने की कोशिश कर रहे हो। एडवर्टाइजिंग से लॉन्ग टर्म में आपका ब्रांड एस्टैब्लिश होता है। पर्सनल सेलिंग में 1 to 1 आप बता रहे हो। एंड पब्लिक रिलेशन में आप कुछ नहीं कह रहे, बल्कि आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके फैंस, वो लोग जो है कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा आपके बारे में बोल रहे हैं। पब्लिक रिलेशन, PR, ठीक है। ऊपर उन्होंने क्या यूज किया है देखते हैं। देखो अब जो इन्होंने यहाँ पे किया है, ये बेसिकली करना क्या चाहते हैं, अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले वो अच्छा चल नहीं रहा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टमर्स जितने भी उनके पास थे, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स थे, जो चिल्ड्रंस थे, उनके साथ उन्होंने एक तरीके से रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करी है। उन्होंने रिलेशन कैसे बिल्ड करी है कि वो जॉय ऑफ रीडिंग बुक्स, उसको फिजिकल फॉर्म में लोगों को वो चीज समझाना चाहते हैं कि कितना मजा आता है फिजिकल फॉर्म में बुक्स पढ़ने का। द जॉय ऑफ टर्निंग पेजेस एंड वार्म एटमॉस्फेयर ऑफ द बुक स्टोर। वो करना क्या चाह रहे हैं, वो लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, पब्लिक रिलेशन। ना तो उन्होंने कोई ऐड करी, ना तो उन्होंने कोई डिस्काउंट रखा, ना ही उन्होंने कोई पर्सनल सेलिंग करी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, चिल्ड्रंस के साथ, पेरेंट्स के साथ वो रिलेशन बनाना चाहते हैं। चलो अगली चीज आती है, विच ग्रीवियंस रिड्रेसल एजेंसी हैड अनुज अप्रोच। देखो 3 ग्रीवियस रिड्रेसल एजेंसीज हमारे पास होती है, जिसको हम 3 टियर सिस्टम भी बोलते हैं। सबसे पहले होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्या होती है कि उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के केस वो सुनती है, एंड अप टू 1 CR जहां पे कॉम्पनसेशन होता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, जो कॉम्पनसेशन होता है, वो अगर अप टू 1 CR का है तो आप डिस्ट्रिक्ट के पास ही जाओगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है रिड्रेसल एजेंसी के पास जाते हो। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो आप स्टेट कमीशन के पास जाते हो, 1 से 10 करोड़ का है तो, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा का है तो आप नेशनल कमीशन के पास अपना जो है प्रॉब्लम लेके जाते हो, ठीक है। तो अगर जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है जिसके लिए आपने पैसा दिया है और जिसके बदले में आप कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाहते हो, अगर वो जो कॉम्पनसेशन है वो 1 करोड़ से अंडर की है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाओगे अपनी ग्रीवियंस का रिड्रेसल लेने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी जो है उसके पास जाओगे। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है और 1 करोड़ से कम के कॉम्पनसेशन में ये डील करती है, ठीक है। अगर आपका जो कॉम्पनसेशन है वो 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो आप स्टेट कमीशन के पास जाओगे। अगर आपके कॉम्पनसेशन का अमाउंट 10 करोड़ से भी ज्यादा का है तो आप नेशनल कमीशन के पास जाओगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाला एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करता है। स्टेट कमीशन जो है वो पूरी एक स्टेट को जो है ध्यान रखती है उसका, और स्टेट की यूजुअली कैपिटल में ये हमें देखने को मिलती है किसी भी स्टेट के। एंड नेशनल वाली जो है वो पूरे देश के केसेस को हैंडल करती है, जो भी 10 करोड़ से ज्यादा का केस होता है। अगर आप पहले डिस्ट्रिक्ट में गए, वहां पे आपका जो केस का उन्होंने सोल्यूशन कर दिया, आप उस सोल्यूशन से खुश नहीं हो, तो विद इन 45 डेज आप स्टेट के पास, स्टेट कमीशन के पास अपील कर सकते हो। अगर स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी आप खुश नहीं हो तो विद इन 45 डेज आप नेशनल कमीशन के पास जो है अपील कर सकते हो। अगर वहां पे भी आप खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से पर्टिकुलर रिड्रेसल एजेंसी के पास वो जा रहे हैं। सो एज यू कैन सी 2 करोड़ की जहां पे बात हो रही है, तो 2 करोड़ मतलब कि वो जो है स्टेट कमीशन के पास गया होगा, जो भी हमारा कंज्यूमर है।
क्योंकि 1 से 10 करोड़ के बीच के अगर केसेस हैं तो वो स्टेट कमीशन के पास हैंडल होते हैं। क्या क्या रिलीफ्स हैं जो अनुज को मिलेंगे? देखो रिलीफ क्या क्या होते हैं। पहली चीज तो है कि अगर आपके पास कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया है तो उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को उसमें से रिमूव किया जाए डिफेक्ट, ठीक है, उसको रिप्लेस किया जाए डिफेक्टिव प्रोडक्ट को, या फिर उसके बदले में रिफंड किया जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कुछ डिफेक्ट है तो क्या क्या आपको उसके बदले में जो है रिलीफ मिलेगी। कोर्ट जो है आपकी स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम वो क्या आपको सोल्यूशन देंगे, या तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट में से डिफेक्ट को रिमूव किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा या रिफंड किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई हैजार्डस प्रोडक्ट आपने भेजा है, हैजार्डस मतलब जो कि आपके लिए जो है जान को खतरा हो सकता है, ठीक है, तो हैजार्डस प्रोडक्ट को पहली चीज तो जो है आप क्या कह रहे हो कि आप उसको सेल ऑफ ही नहीं करोगे। डू नॉट सेल ऑफ द हैजार्डस प्रोडक्ट। अगर बाई चांस आपने बेच दिया है कोई ऐसा प्रोडक्ट तो आप उसको साथ के साथ इमीडिएटली विड्रॉ करवाओगे मार्केट में से। ठीक है, तो हमने क्या बोला, कोई भी ऐसा जानलेवा प्रोडक्ट है, हैजार्डस प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर के लिए सेफ नहीं है, पहले तो उसको बेचो ही मत। अगर बेच दिया है तो उसको इमीडिएटली मार्केट से विड्रॉ करो। ठीक है, एंड उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप करो, स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग। तो कोर्ट हमारे जो है कमीशन जो फोरम है वो क्या ऑर्डर दे सकते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट का रिमूवल, रिप्लेसमेंट एंड रिफंड। हैजार्डस प्रोडक्ट को बेचो ही मत, बेचा है तो विड्रॉ करो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप करो। इसके अलावा और क्या रिलीफ मिल सकता है? कॉम्पनसेशन यहाँ पे इनको मिल सकती है। ठीक है, जितना भी इनका लॉस हुआ है, जो भी पेनल्टी इनको, जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसके लिए इनको कॉम्पनसेशन मिलेगी। ये जो है कंपनी, उसको कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, एंड उसके अलावा जो भी हमारे पास कंपनी है, अगर कंपनी ने कुछ भी ऐसी गलती कर दी, कोई भी डिफेक्टिव या हैजार्डस प्रोडक्ट बेचा है तो उस प्रोडक्ट के एटलीस्ट 5%, उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है, उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है एटलीस्ट 5% तो एटलीस्ट 5% अमाउंट ऑफ द प्राइस ऑफ द डिफेक्टिव और द हैजार्डस प्रोडक्ट वो इस कंपनी को जमा कराना पड़ेगा। कहाँ जमा कराना पड़ेगा? हाँ, इनको जो है डिपॉजिट करवाना पड़ेगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के पास। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसका रिमूवल, रिप्लेसमेंट, रिफंड। अगर कोई हैजार्डस प्रोडक्ट है तो डू नॉट सेल ऑफ, सेल किया है तो विड्रॉ करो और उसका मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप करो। अगर आपने कुछ भी गलती करी है कंपनी ने तो कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जितना भी कॉम्पनसेशन कंज्यूमर का बनता है, जो भी हमारे कमीशन ने, स्टेट या नेशनल कमीशन ने जिन्होंने भी बोला है उतना कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी कंपनी को। एंड इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं कोर्ट्स इनको बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 5% ऑफ द प्राइस ऑफ द जो हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, इतना अमाउंट आप जो है डिपॉजिट करवाओ। कहां डिपॉजिट करवाओ? कंज्यूमर वेलफेयर फंड के पास जाकर के आप डिपॉजिट करवा के आओगे। तो ये सारे हैं अ लिस्ट ऑफ रिलीफ, रिलीफ या फिर अ लिस्ट ऑफ सोल्यूशन जो भी कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम दे सकता है कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या क्या रिलीफ है जो मिल सकते हैं। एंड रिलीफ ऊपर से नहीं होता, स्टेट एनी 3 बोला गया है, तो आप इनमें से कोई भी 3 बता सकते हो कि हमारा जो भी स्टेट कमीशन है वो क्या करेगा, वो इनमें से कोई ना कोई रिलीफ जो है वो अनुज को दे सकता है। ठीक है, आइडेंटिफाई हमें नहीं बोला है, हमें बोला है एनी 3, तो आप इनमें से कोई भी 3 रिलीफ्स बता सकते हो कि जो स्टेट कमीशन है वो अनुज को दे सकता है। चलो अगली चीज अपने पास फिर से एक केस स्टडी आती है, सो यू कैन रीड द केस स्टडी। उसके बाद आगे हमारे पास फिर से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है मेरी पूरी की पूरी केस स्टडी। केस स्टडी के बाद आगे मेरे पास आता है कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड इन द अबव केस। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये जो मेरे पास मार्केटिंग वाला चैप्टर है ना, इसके बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहली चीज तो आपको क्या मिलती है, 5 अलग अलग फिलोसफीज मिलती है। इसमें 5 अलग अलग आपको फिलोसफीज मिलती है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग, 5 अलग अलग इसमें आती है फिलोसफीज। ठीक है, 4 इसमें आते हैं एलिमेंट्स, 4 इसमें आते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। वो 4 क्या होते हैं? मेरे 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है जी, इसके अलावा आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इसके अलावा क्या आता है? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जब मैं बोलती हूँ तो ये मत समझना कि मुझे तो 4 P's उसमें लिख के आना है, नहीं, वो एलिमेंट्स है, फंक्शंस अलग हैं। ठीक है, फंक्शंस के बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। तो फिलोसफीज है 5, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है, एलिमेंट्स है 4 P's है एलिमेंट्स में। ठीक है, जिसमें हमारे पास आएगा प्राइस, प्रोडक्ट,
प्लेस, प्रमोशन। एंड फंक्शंस क्या है, फंक्शंस इनसे अलग हैं। फंक्शंस हमारे पास अराउंड 12 से 14 फंक्शंस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें यूजुअली वही सारी चीजें आती है जो हम 4 एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, 4 पीज में पढ़ते हैं। बट स्टिल हम फंक्शंस को अलग से समझने वाले हैं क्योंकि फंक्शंस के ऊपर मल्टीपल टाइम्स रेपिटेटिवली क्वेश्चन आया है। तो 5 फिलोसफीज हो गई, 4 एलिमेंट्स हो गए एंड काफी सारे फंक्शंस हमारे पास आते हैं मार्केटिंग के। इन फंक्शंस को याद करने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा एक्रोनियम लेकर आई हूं, जिससे आप 2 मिनट में 13 से 14 पॉइंट्स के फंक्शंस याद कर सकते हो। तो मेरे पास ना मैं कहती हूँ 5 पैसे थे, ठीक है, मेरे पास 5 पैसे थे। मैं उन 5 पैसे से मैंने क्या किया, 3 समोसे खरीदे, 2 गुलाब जामुन खरीदे। तो मेरे पास 5 पैसे थे, मैं 5 पैसे से 3 समोसे, 2 गुलाब जामुन लाई और मैंने वो बांट दिए थे। तो मेरे पास, मैंने क्या बोला कि मुझे ना लेट्स से गरीबों के बीच में कुछ बांटना था और मेरे पास 5 ही पैसे थे। मैंने 5 पैसे से 3 समोसे, 2 गुलाब जामुन लेकर बांट दिए थे। मैंने 5 पैसे से 3 समोसे, 2 गुलाब जामुन लेकर बांट दिए थे। गरीबों के बीच में मुझे कुछ बांटना था तो मैंने 3 समोसे, 2 गुलाब जामुन लेकर बांट दिए थे 5 पैसे से। तो 5 पैसे का क्या मतलब है कि मेरे पास 5 पीस आते हैं। क्या क्या पीस मेरे पास आते हैं? तो एक तो हमारे पास है प्रमोशन, ठीक है, एक तो है मेरे पास प्राइस, एक है मेरे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसी को आप प्लेस भी बोल सकते हो। एक है मेरे पास पैकेजिंग और एक लास्ट में मेरे पास आता है प्लानिंग। मार्केटिंग के बारे में मैं प्लानिंग भी करती हूँ। तो मैंने क्या बोला, 5 पैसे थे मेरे पास, यानी कि 5 पीस थे। उन 5 पीस से मैंने प्राइस सेट किया, प्रमोशन किया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ही आप जो है प्लेस भी बोल सकते हो। एंड इसके अलावा मैंने पैकेजिंग करी और मैंने मार्केटिंग के बारे में प्लानिंग करी। फिर मेरे पास आते हैं 3 समोसे, यानी कि 3S मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो 3S में देखो मैं क्या क्या लिखने वाली हूँ। 3S में से सबसे पहली चीज तो मैं करने वाली हूँ स्टोरेज, फिर मैं करने वाली हूँ स्टैंडर्डाइजेशन, फिर मैं करने वाली हूँ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो 3S में मेरे पास आएगा स्टोरेज, मेरे पास आएगा स्टैंडर्डाइजेशन और मेरे पास आएगा सपोर्ट सर्विसेज। फिर मैं लेकर आई 2 गुलाब जामुन, यानी कि मेरे पास 2 जी आएंगे। 2 जी से मैं पहले क्या करने वाली हूँ, गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एंड दूसरी चीज मैं क्या करने वाली हूँ, इससे ग्रेडिंग। फिर लाकर बांट दिए थे, तो L से मेरे पास क्या आएगा, लेबलिंग। B से मेरे पास आएगी ब्रांडिंग। D से मेरे पास आएगा डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। T से मेरे पास क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। T से मेरे पास क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड इनके ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मार्केटिंग वाले चैप्टर में से। ओवरऑल मार्केटिंग वाले चैप्टर में क्या है, 5 फिलोसफीज है जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। 4 एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसमें मोस्ट ऑफ द चीजें यहीं पे कवर हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है मार्केटिंग के जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 5P, 3S, 2G। 5 पैसे से मैंने 3 समोसे, 2 गुलाब जामुन लेकर बांट दिए थे, ठीक है। तो 5 पीस क्या हो गए, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पैकेजिंग एंड प्लानिंग। प्रमोशन में हमने पढ़ लिया प्रमोशन मिक्स, जिसमें हमारी एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, PR एंड उसके अलावा सेल्स प्रमोशन आता है। प्राइस में हम पढ़ेंगे कि हम अपना प्राइस को जो है कब ज्यादा करते हैं, कब कम करते हैं। अगर कंपटीशन है तो प्राइस को कम कर देंगे, अगर सेल ज्यादा करनी है तो प्राइस कम कर देंगे, अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो हम प्राइस को बढ़ा देंगे, ठीक है। प्राइस कैसे सेट करा जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री कंट्रोल, कि इन्वेंट्री की लिमिट हमें रखनी है, वेयर हाउसिंग हमें करनी है, स्टोरेज हमें करनी है एंड ट्रांसपोर्टेशन करनी है, कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक हमें कैसे पहुंचाना है, होलसेलर्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू, कैसे हमें कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। पैकेजिंग के बारे में भी हम बात करते होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, कि हमारी जो पैकेजिंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए। पैकेजिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो सामान सेफ रहेगा, सामान टूटेगा नहीं, सामान खराब नहीं होगा। प्लस कंज्यूमर को अगर पैकेजिंग अच्छी लगेगी तो वो बाहर से देख के प्रोडक्ट को खरीद लेगा, चाहे अंदर से प्रोडक्ट कैसा भी हो। पैकेजिंग अच्छी होती है तो सुपरमार्केट्स वगैरह में कंज्यूमर बाहर से ही प्रोडक्ट को देख के खरीद लेता है। फिर है मार्केटिंग प्लानिंग, की हम पूरी ये सारी चीजें प्लान करेंगे कि कौन सी चीज कैसे करनी है। प्लानिंग तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट की स्टोरेज अच्छे से करना, कि प्रोडक्ट टूटे
फूटे नहीं, खराब ना हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, हमें प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे कि देखो हर चीज के लिए ना एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि लेट्स से कोई भी खाने की आइटम है तो उसमें ऑयल इससे ज्यादा नहीं हो सकता, शुगर इस लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, मैदा इस लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई कपड़ा है तो कपड़े में कोई एक पर्टिकुलर चीज इस लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर इस लिमिट से ज्यादा कोई चीज है तो वो खराब है, तो हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, तो हम इसको कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है, एक लिमिट सेट करना, हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना, और अगर आपका प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड को मीट करता है आप तभी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाओगे, वरना उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं पहुंच जाओगे जो स्टैंडर्ड मीट नहीं करता वो। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन। सपोर्ट, कंज्यूमर की सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, रिफंड रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए कंज्यूमर कॉल करेगा, आप सपोर्ट उसको दे दोगे, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ठीक है। ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है, सबसे अच्छी वाली को, जैसे हमारे स्कूल में होता है ना कि ग्रेड्स लगेंगे, ग्रेड ए बी सी, टॉपर बच्चा ए, थोड़ा उससे एवरेज बच्चा बी, उससे कम सी, ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसको ए, थोड़ी एवरेज क्वालिटी बी, बुरी क्वालिटी को हमने प्रोडक्ट को लिख दिया सी। सो बेस्ट क्वालिटी का प्राइस ज्यादा होगा, हर चीज ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, वो अच्छा होगा। एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम होगा, और बुरी क्वालिटी का प्रोडक्ट का प्राइस और भी कम होगा, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग हमें इस तरीके से मदद करती है, हम क्वालिटी उससे बताते हैं प्रोडक्ट की। गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट में से कंज्यूमर की डिमांड और कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी तो सारा कुछ तुम करोगे, वरना तो तुम कर नहीं सकते सारा कुछ। डिजाइन करना प्रोडक्ट को और उसको डेवलप करना, देखो प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत मैटर करता है। जैसे कि आज के डेट में अगर हम देखें, एप्पल हर साल अपना आईफोन लॉन्च करता है, करता क्या है, डिजाइन चेंज कर देता है, कभी कैमरा सीधे कर दे, कभी कैमरा टेढ़े कर दे, 2 कैमरा बना दे, 3 कैमरा बना दिए, बॉक्स जैसा डिजाइन आ गया फोन का, कोई फोन स्लिम है, कोई फोन मोटा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। तो प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो डिजाइन जितना अच्छा होगा कंज्यूमर उतना हाई प्राइस पे करने को तैयार होगा। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना, अपना कुछ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, R&D में पैसा लगाना, और उसकी मदद से प्रोडक्ट के फीचर्स इंप्रूव करना, कम प्राइस में जो है प्रोडक्ट को कैसे बेचे, कॉस्ट कम कैसे करें, वो सारी चीजें यहाँ पे रिसर्च करनी। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे करेंगे प्रोडक्ट की एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये है हमारे सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, इन सभी को हमें याद करना पड़ेगा, बिकॉज इनके ऊपर मल्टीपल टाइम्स रेपिटेटिवली हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। तो क्या है हमारे पास, 5 पैसे से 3 समोसे और 2 गुलाब जामुन लेकर लाकर बांट दिए थे, ठीक है। मैंने 5 पैसे से 3 समोसे 2 गुलाब जामुन लाकर बांट दिए थे। ये है हमारे सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आई होप ये तुम्हें सारे के सारे याद हो जाने चाहिए। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ने क्या पूछा था। ये है हमारे पास हमारी केस स्टडी। केस स्टडी में क्वेश्चन हमें बोलता है कि बताओ कौन से फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, 5 पैसे से 3 समोसे 2 गुलाब जामुन लाकर बांट दिए थे। तो ये सारे के सारे होंगे हमारे फंक्शन, इनमें से कोई ना कोई एक ऊपर फंक्शन दे रखा होगा, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। हमें क्या करना है, हम अपनी क्या कर रहे हैं, मीडिया प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक पी का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर कुछ दिया है, डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट स्टिकर्स विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या करें, प्रोडक्ट पे स्टिकर लगा रहे हैं, यानी कि लेबलिंग, ठीक है। हाँ, लेबलिंग की हमने बात नहीं करती। एल से हमारा क्या आएगा, लेबलिंग। लेबल में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, जितने भी उसमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, कोई सर्टिफिकेशन है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, डेट एक्सपायरी, सब कुछ हम जिसके ऊपर बताते हैं उस स्टिकर को हम क्या बोलते हैं, लेबल। एंड आज की डेट में ये तो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि हम कुछ भी खरीद रहे हैं लेबल पढ़ के ही खरीदेंगे। क्यों, ताकि लेबल पढ़ के हमें समझ आ सके कि ये चीज हेल्दी है, अनहेल्दी है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो लेबल से हमें पता चलती है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, देखो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, दे चूज अ लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं हम, लोगो वगैरह जो है हमारा वो ब्रांडिंग में आ जाता है, बी फॉर ब्रांडिंग, ठीक है। दे डिजाइन एंड डेवलप्ड इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल बैग्स एंड रीयूजेबल कंटेनर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है पैकेजिंग की, कि वो जो पैकेजिंग है वो किस तरीके की पैकेजिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो किस तरीके की पैकेजिंग बना रहे हैं, जो कंटेनर्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट जिसके थ्रू जो है प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचेगा, कंटेनर्स इको फ्रेंडली हमारे पास होने चाहिए। लोगो वगैरह की जहाँ पे बात आ जाती है वहां पे हमारे ब्रांड की बात आ जाती है, कि हम अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए ब्रांड का नेम, ब्रांड का लोगो जो है वो दिखा रहे हैं, ताकि कंज्यूमर को दूर से ही देख के हमारा लोगो समझ आ जाए कि ये तो इस ब्रांड की बात हो रही है, ठीक है जी। लेबलिंग की बात हो रही है कि हमने स्टिकर लगाया है, सारी डिटेल बताई है, तो वो लेबल है हमारा। एंड प्रमोशन की बात हो रही है कि हम क्या कह रहे हैं कि मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या हो रही है, हमारी
प्रमोशन की बात वहां पे हो रही है। चलो अगला सेट नंबर 2 आता है मेरे पास, एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग क्या है? पेड है और इम्पर्सनल है, उसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग उसमें नहीं होती है। पर्सनल सेलिंग में क्या है? डेवलप पर्सनल रिलेशन, 1-to-1 आप टॉक करते हो किसी के साथ। पब्लिक रिलेशन में क्या है? पॉजिटिव इमेज बनती है किसी भी कंपनी की और उसके प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ये हो गई मेरी मैचिंग। चलो अगली चीज क्या आती है? इट ऑल्सो इंश्योर्स द गुड्स द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है। अब देखो इसमें बहुत क्लियरली वर्ड बताया हुआ है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड से क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। ऑल्सो इंश्योर दैट गुड्स बिलोंग टू पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइस फॉर हाई क्वालिटी आउटपुट। तो वो हो रही है मेरी ग्रेडिंग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अभी इसके बारे में हमने बात करी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंपनी विल फिक्स हाई प्राइस? कंपनी ज्यादा प्राइस कब फिक्स करेगी? प्राइसिंग के अंडर ये चीज पूछी जाती है। व्हेन फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट। अगर फर्म लार्ज शेयर चाहती है मार्केट का, लार्ज शेयर का क्या मतलब है? कि जितने भी लोग खरीदना चाहते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ज्यादातर कंज्यूमर्स हमारा प्रोडक्ट खरीदे। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें प्राइस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर कंज्यूमर्स हाई प्राइस पे नहीं कर सकते और हमें पता है प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड कम। प्राइस कम करते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमें प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो हाई प्राइस तो नहीं फिक्स कर सकते, ठीक है। व्हेन द फर्म इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन सर्वाइविंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन है तो क्या होगा? कंपटीशन में हमेशा प्राइस कम होते हैं। किसी भी मार्केट में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा प्राइस उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से compete करने के चक्कर में हर कोई प्राइस डाउन करता जाता है, क्योंकि सबको पता है प्राइस डाउन होगा, डिमांड ज्यादा होगी। तो सबको लगता है प्राइस कम कर देता हूँ, इसके कस्टमर सारे मेरे पास आ जाएंगे, तो मेरा जो है फायदा हो जाएगा, इसकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपटीशन के चक्कर में हर कोई प्राइस लोअर करता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। व्हेन द फर्म वांट्स टू कवर हाई कॉस्ट, अब ऑब्वियस सी बात है, जब तुम हाई कॉस्ट को कवर करना चाहोगे तो तुम्हें डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना तुम अपनी हाई कॉस्ट को कवर अप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हाई कॉस्ट को कवर करने के लिए तुम्हें प्राइस को जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर, क्योंकि हमें क्या पूछा है? कंपनी हाई प्राइस कब फिक्स करेगी? तो कंपनी हाई प्राइस तब फिक्स करेगी जब वो अपनी हाई कॉस्ट को जो है कवर अप करना चाहती है। व्हेन द फर्म वांट टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग रन में आपको टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करोगे? पहले प्राइस को कम करोगे, बहुत सारे कस्टमर्स को एक्वायर करोगे, फिर धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाओगे। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर? कंज्यूमर हम किसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए, बी और सी, ये तीनों लोगों को हम कंज्यूमर कंसीडर करते हैं। चाहे किसी ने ऑनलाइन सामान खरीदा, चाहे जिसने सामान खरीदा उसके अप्रूवल से कोई और यूज कर रहा है, चाहे आपने सामान खरीदा और पार्टली पेमेंट करके सामान खरीदा, इन तीनों ही केसेस में हम कंज्यूमर बोलेंगे। बट अगर किसी ने रीसेल के लिए सामान खरीदा तो हम उसको कंज्यूमर नहीं, हम उसको सेलर बोलेंगे, ठीक है। तो कोई रीसेल के लिए सामान खरीद रहा है, हम उसको कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? सेलर बोलेंगे। चलो, as per the Consumer Protection Act 2019, consumer has the right to get relief in case the product or service falls short. कंज्यूमर को ये राइट है कि कंज्यूमर को सोल्यूशन मिलेगा। ये किसमें बोलते हैं? हम बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल में। देखो ये सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर के राइट्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर के राइट्स होते हैं सी फॉर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एच से होता है राइट टू बी हर्ड, ए से होता है राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू सेफ्टी। तो देखो हमारे कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। हमारे कंज्यूमर के पास ये सारे के सारे राइट्स होते हैं। पहला आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि कंज्यूमर को एजुकेशन देने का, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में उसको अवेयर करवाने का राइट है उसके पास, कि वो पूरे तरीके से अवेयर हो सकता है, लोग जो है उसको एजुकेशन दे सकते हैं उसके राइट्स के बारे में। दूसरी है कंज्यूमर का राइट टू बी हर्ड, यानी कि अगर कंज्यूमर को कुछ भी दिक्कत आती है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपनी दरखास्त लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके किसी ना किसी अथॉरिटी के पास जा सकता है, ठीक है। अब देखो राइट टू हर्ड और सीक रिड्रेसल में क्या फर्क है? हर्ड में मैं बोलती हूँ कि राइट है कंज्यूमर के पास कि वो जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सुना सकता है किसी अथॉरिटी के पास, लेकिन सीक्रेट रेसल बोलता है कि जब उसने वो प्रॉब्लम सुनाई उसके बाद उसको सोल्यूशन भी मिलेगा। समझ लो, राइट टू हर्ड में क्या है कि प्रॉब्लम सुना सकता है कंज्यूमर जाके किसी भी अथॉरिटी को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम को, स्टेट कमीशन को, नेशनल कमीशन को, जिसको भी। अगर उसने प्रॉब्लम सुनाई उसके बाद उसका ये भी राइट है कि उसको सोल्यूशन भी मिलेगा, उसको रिलीफ मिलेंगे। जो जो हमने बताए थे कि अगर हैजार्डस गुड है तो क्या होगा, अगर डिफेक्टिव गुड है तो क्या होगा, हमने वो बोला था ना, डिफेक्टिव को रिफंड करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हैजार्डस गुड है तो क्या होगा, वो सारे रिलीफ उसको मिलेंगे, ठीक है। और
अगली चीज ए से मेरे पास क्या आता है, राइट टू बी अश्योर्ड। अश्योर्ड का मतलब होता है राइट टू चूज। आप कंज्यूमर के पीछे नहीं पड़ सकते, अभी बताओ और अभी के अभी यही खरीदो, नहीं। कंज्यूमर को राइट है कि वो 10 दुकानों पे जाए, 10 दुकानों पे जाके देख के आए और फिर सोचे कि पहली दुकान का अच्छा लग रहा था उसका खरीद लेता हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरी दुकान में आए हो तो मेरा ही खरीदो, नहीं। कंज्यूमर का राइट है कि वो चूज कर सकता है बहुत सारी चीजों में से, ठीक है। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर जो है उसको अपनी सेफ्टी का राइट है कि राइट जो है कि कंज्यूमर जो है आप उसकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे आपने मुझे बोला कि मैम मुझे पढ़ा दो, मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आपने मेरे से कोई सामान खरीदा, वो सामान में से कुछ ऐसा निकल आया जिसकी वजह से आप बीमार हो गए, जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी में दिक्कत आ गई, वहां पे दिक्कत है, ठीक है। तो कंज्यूमर को कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो तो पहले उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है, कंज्यूमर की जिंदगी का ध्यान रखना जरूरी है, तो कंज्यूमर की सेफ्टी का ध्यान रखना है। आई से मेरे पास आता है कंज्यूमर का राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर को देनी पड़ेगी। कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, लेबल्स के थ्रू। लेबल में सब कुछ लिखा होगा, क्या न्यूट्रिशन है, क्या डेट है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, ए टू जेड, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, सब कुछ लेबल में लिखा होगा राइट टू इन्फॉर्म्ड की वजह से। और एस से मेरे पास क्या आता है, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू सेफ्टी, ये दो आते हैं मेरे पास एस और एस से। तो क्या क्या राइट्स है कंज्यूमर के, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी अश्योर्ड। अश्योर्ड का मतलब वो चूज कर सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कंज्यूमर को। आई से होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। एस से होता है सीक रिड्रेसल एंड सेफ्टी। ये होते हैं सारे के सारे कंज्यूमर के राइट्स। जो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है उसका आंसर क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। चलो अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है विच कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, कौन सी एजेंसी के पास वो गया है। यार सिर्फ 2 लाख की तो बात है, तो 2 लाख के लिए वो कहाँ जाएगा, 2 लाख के लिए वो जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है। 2 लाख के लिए कहाँ जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द 3 टियर एजेंसी वो किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाएगा। अगर रजनीश अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, ठीक है। रजनीश अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, विद इन 45 डेज के अंदर अंदर, विद इन 45 डेज उसको ये राइट है कि विद इन 45 डेज वो अपील कर सकता है, किसके पास जाके अपील कर सकता है, स्टेट कमीशन के पास जाके वो अपील कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि उसका जो है 1 करोड़ से कम का काम है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। अगर वहां पे उसको जो है खुशी नहीं मिली, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला, तो विद इन 45 डेज वो अपील करेगा स्टेट कमीशन के पास, ठीक है। स्टेट एनी 2 रिलीफ्स की हम बात कर चुके हैं कि अगर डिफेक्टिव गुड है तो डिफेक्टिव गुड को रिप्लेस करो, उसके डिफेक्ट को रिमूव करो और रिफंड करो। अगर हैजार्डस गुड है सेल ऑफ मत करो, सेल किया तो विड्रॉ करो और उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करो, कॉम्पनसेशन पे करो कंज्यूमर को जितना कॉम्पनसेशन उसका बनता है। एंड उसके अलावा अगर कोई भी आपने हैजार्डस या डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा है तो उसके प्राइस का एटलीस्ट 5% आप क्या करो, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाके डिपॉजिट करवाओ। ये इनमें से कोई भी चीज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन बोल सकती है प्रोड्यूसर को, ठीक है, एज एन आंसर टू द पर्टिकुलर केस। चलो अगली चीज मेरे पास आती है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 3 मार्केटिंग फंक्शन। फिर से मार्केटिंग फंक्शन पे क्वेश्चन आ गया एंड एज आई सेड मल्टीपल टाइम्स ये आपको देखने को मिलेगा। अब क्या क्या होगा, 5 पैसे से 3 समोसे 2 गुलाब जामुन लाकर बांट दिए थे। अब इनमें से कोई ना कोई एक होगा, हम ढूंढ लेते कौन से देखते हैं। वेराइटी ऑफ पराठा पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर्स, पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर से हमारा क्या आ गया, पहला पी आ गया पैकेजिंग, ठीक है। सो दे आर पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर्स विच आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय देम टू कीप द फूड हॉट एंड फ्रेश। तो क्या डिजाइन एंड डेवलप्ड होगा, नहीं, क्योंकि डिजाइन एंड डेवलपमेंट की किसकी बात होती है, प्रोडक्ट की। यहाँ पे क्या बोला गया, स्पेशल कंटेनर्स विच आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड। कंटेनर के डिजाइन और डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही बेटा, प्रोडक्ट के जो पराठा है सैंडविच है उनके डिजाइन डेवलपमेंट की बात होगी। तो यहाँ से डिजाइन और डेवलपमेंट का फंक्शन मत उठा लेना, क्योंकि डिजाइन और डेवलपमेंट कंटेनर की बात हो रही है। हम इसमें किसकी बात करते हैं, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलो द प्राइसेस हैव बीन सेट रीजनेबली लो, तो यहां से हमारे पास दूसरा पी आ गया प्राइस का। आगे देखते हैं लार्ज होर्डिंग्स, तो यहां से मेरे पास तीसरा पी आ गया। कौन सा पी आ गया यहां से मेरे पास, प्रमोशन वाला। आगे देखो क्या है, इन्फॉर्म द पीपल दिस इज द फर्म इज परफॉर्मिंग
बस दैट्स इट। तो हमारे पास यही सारी चीजें देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। 3 मार्केटिंग फंक्शन पूछे थे, 3 हमें मार्केटिंग फंक्शन हमने ढूंढ के बता दिया। तीनों पी हैं, पैकेजिंग, प्राइस और प्रमोशन। इन 3 पी के बारे में पूछा गया है, उन्हीं को मैंने तीनों फंक्शंस को मैंने यहाँ पे निकाल के बता दिया है। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तो आप प्लीज साथ में सारी की सारी लाइन भी बताओ, कौन सी लाइन से कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन आपने आइडेंटिफाई करा है। उसकी हेडिंग लिखो, हेडिंग लिख के 2 से 3 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट डज दिस पर्टिकुलर फंक्शन मीन। चलो सेट 5 पे चलते हैं हमारे। अब हमें क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सुपरमार्केट। पहले फटाफट से देखो इसको, खुद से केस स्टडी को पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आपको समझ में आता है। तो देखो अगर यहाँ तक अभी तक आपने पढ़ लिया, आपको एक चीज समझ आई होगी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कस्टमर बेस ऑफ द बिजनेस, कि कस्टमर बेस बढ़ेगा बिजनेस का, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जो बिजनेस है उसको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, उसका जो है लॉन्ग टर्म में बिजनेस का फायदा होगा। तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर का ध्यान रख रहा है बिजनेस, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रहा है बिजनेस। क्यों कर रहा है, क्या क्या फायदा होगा उससे बिजनेस को? सबसे पहला फायदा क्या हो रहा है, बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा। आप खुद सोचो, आप किसी न किसी बिजनेस के ना रेगुलर कस्टमर होगे, क्यों होगे, क्योंकि वो बिजनेस अच्छा है, ठीक है ना। अब क्योंकि वो बिजनेस अच्छा है, आप उसके रेगुलर कस्टमर हो, लॉन्ग टर्म में आप उस बिजनेस का फायदा करवा रहे हो। पर जो भी बिजनेस बुरे हैं, जो फ्रॉड करते हैं या जिन्होंने आपको धक्के से कुछ कोई चीज बेच दी, आप कभी वहां दोबारा नहीं जाओगे, तो वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस का, फ्रॉड करना या फिर कुछ भी ऐसा गलत करना। तो सही करना बिजनेस में, बिजनेस को लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बिजनेस सोसाइटी का ध्यान भी रखे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करके। मॉरल जस्टिफिकेशन है, मॉरली भी यही सही है ना, इंसानियत तो यही है ना कि कंज्यूमर का खराब, कुछ भी बुरा ना करो, सब कुछ अच्छा ही करो, इंसानियत तो यही है ना। एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी नहीं होगी, कोई आप पे केस नहीं करेगा, कोई आपको जो है कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशन में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, कोई आपको जो है केस नहीं करेगा, गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करेगी अगर तुम कंज्यूमर के साथ सब अच्छा करोगे तो ये सारी ही इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की फॉर द बिजनेस। उसमें से हमें ऊपर किसके बारे में पूछा गया है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस के बारे में पूछा गया है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉल, इसमें से क्या यहाँ पे शो किया गया है, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क और लेबल। देखो यहाँ पे हमें क्या शो किया गया है, लेबल शो किया गया है, क्योंकि इसमें इस प्रोडक्ट की सारे डिटेल्स बताई गई हैं, ठीक है, उसकी वारंटी की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाकी का सारा देखो ये लेबल है जिसमें प्रोडक्ट की सारी चीजें बताई गई हैं, तो ये लेबल है। लेबल में क्या होता है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, गारंटी, वारंटी, रिटर्न, रिफंड्स, रिप्लेसमेंट्स, एवरीथिंग A to Z, प्रोडक्ट की डिटेल, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, ठीक है, कोई एलर्जी के लिए डिटेल्स है तो वो कि एलर्जी किसको हो सकती है, कुछ भी, ठीक है, कितना कितना कंटेंट उसमें है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो बताई जाती है, ये तो खैर रेफ्रिजरेटर है, तो लेबल में A to Z सब बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, कि कंज्यूमर के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो ज्यादातर वो लेबल को पढ़ के सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क का क्या मतलब है। तो देखो ब्रांड होता है ओवरऑल, और ब्रांड के अंदर आते हैं ब्रांड नेम और ब्रांड का मार्क। ब्रांड का नाम का मतलब होता है कि जैसे जो भी इसका मार्क होगा, ठीक है, वो सॉरी, ब्रांड का नाम का मतलब क्या है कि जो भी उसका नेम है, ठीक है, और मार्क का मतलब होगा जो भी ब्रांड का लोगो है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का जो नेम है वो उसका होगा ब्रांड नेम, उसका जो भी लोगो है, ठीक है, जो फोटो है, जो लोगो जिसको देख के आप समझ जाते हो अरे ये तो ये वाला ब्रांड है, तो वो होता है ब्रांड का लोगो, ब्रांड का मार्क, ठीक है। ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क दोनों ही ब्रांड वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। ब्रांड का मतलब होता है बेसिकली कि पिज्जा बेचने वाले तो 10 दुकानें खुल जाएंगे, ठीक है, 10 के 10 दुकानों में से ब्रांड कौन सा होगा जिसका दिमाग में आपके नाम और लोगो छप जाए कि ये सारी 10 दुकानें पिज्जा बेच रही हैं, पर डोमिनोज का ब्लू वाला होगा, ब्लू वाला उसका ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क उसका होगा, तो आपके दिमाग में जो चीज रजिस्टर हो जाए वो होता है एक ब्रांड, ठीक है। हम हर कोई शार्क टैंक पे भी आप सुनते हो कि ब्रांड की बात होती है कि ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है। उसका क्या मतलब है कि पिज्जा बेचने वाले तो 10 दुकानें हैं, कंज्यूमर जिसको याद रखेगा वो होगा ब्रांड, ठीक है। हर चीज के हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स होंगे, जो कंज्यूमर जिसको याद रखेगा कि ये कंपनी है, ये इसका नाम है, ये इसका लोगो है, ये इसका प्रोडक्ट है, वो बन जाता है एक ब्रांड, ताकि कस्टमर उसको याद रख सके। तो ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क दोनों ही ब्रांड के अंदर आते हैं। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जब आप अपने ब्रांड के नाम को, ब्रांड के मार्क को, किसी भी चीज को सरकार के पास जाके रजिस्टर करवा लेते हो कि भैया देखो ये मैंने नाम सोचा है, ये मैंने लोगो बनाया है, इसको सिर्फ मैं ही यूज करूं,
और कोई यूज नहीं कर सकता, कोई और यूज करेगा तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, दैट इज ट्रेडमार्क, ठीक है। वरना सोचो हर कोई डोमिनोज का नाम लिख के दुकान खोल ले, हर कोई डोमिनोज का लोगो लगा के दुकान खोल ले, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि डोमिनोज ने क्या किया होगा, अपने नाम और लोगो का ट्रेडमार्क ले रखा होगा, ठीक है। तो वो जो ट्रेडमार्क है वो क्या है, एक रजिस्ट्रेशन है विद द गवर्नमेंट कि ये नाम, ये फोटो, ये लोगो सिर्फ आपका है, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। चलो अगली चीज फिर से मेरे पास आती है एक केस स्टडी। तो केस स्टडी में क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट्स डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। कंज्यूमर के कौन से राइट की बात ऊपर करी गई है। तो मेरे पास कौन से राइट्स होते हैं, कंज्यूमर का कंज्यूमर एजुकेशन, हर्ड, अश्योर्ड, इन्फॉर्म, सीक रेड्रेसल एंड सेफ्टी। कौन से कंज्यूमर राइट की बात यहाँ पे करी गई है, देखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको सिखा रहा है, उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है ये पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला आएगा कंज्यूमर राइट की राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की यहाँ पे बात करी गई है। और कौन सा राइट उनका वॉयलेट हो रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहे कि लोग सिक पड़ गए, लोग बीमार हो गए। क्यों बीमार हो गए? क्योंकि वो एडल्ट्रेटेड चीजें यूज कर रहा था। तो कौन सा जो है वॉयलेट किया जा रहा है, वो है राइट टू सेफ्टी, कि लोगों के राइट टू सेफ्टी को यहाँ पे वॉयलेट किया जा रहा है। चलो एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब देखो मार्केटिंग के सारे फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे कि इस तरीके का मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर इसमें इससे भी ज्यादा बुरी कोई चीज निकलती है, एक लिमिट है कि मैं 10 ग्राम ही फॉर एग्जाम्पल शुगर होनी चाहिए, 5 ग्राम होनी चाहिए, इससे ज्यादा अगर कुछ है तो वो मेरे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, मैं उसको बाजार में नहीं बेचूंगा। ग्रेडिंग मतलब अच्छा, बुरा, उससे बुरा, एवरेज, ठीक है। हम अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे अलग अलग ग्रेड देते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। सबसे अच्छी क्वालिटी ग्रेड ए, सबसे अच्छा प्राइस, सबसे अच्छी फैसिलिटी, सब कुछ। एवरेज क्वालिटी, एवरेज प्राइस ग्रेड बी, बुरी क्वालिटी, बुरा प्राइस, कम प्राइस ग्रेड सी, ठीक है। तो दैट इज ग्रेडिंग। प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट मैंने समझाया था कि जैसे आईफोन है, हर साल डिजाइन बदल देता है। बाकी के जितने भी फोन है वो आईफोन का डिजाइन कॉपी करने की कोशिश करते हैं काफी बार, ठीक है। तो डिजाइन बहुत मैटर करता है कि डिजाइन कैसा है प्रोडक्ट का, उसी डिजाइन के बेसिस पे जो है कंज्यूमर बहुत बार आपका प्रोडक्ट खरीदता है। डेवलपमेंट से आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, डेवलपमेंट करोगे, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट के फीचर्स को इंप्रूव करोगे ताकि कंज्यूमर और खुशी से आपका प्रोडक्ट खरीद सके। 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स कितने थे? मैंने बोला था 4 थे, 4 पीस थे। कौन से 4 पीस थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में क्या है कि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड अच्छा होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, डिजाइन, डेवलपमेंट, ये सब कुछ प्रोडक्ट में आता है। तो यहाँ पे 4 नंबर में 4 पीस का पूछा है आपको, तो आपको डिटेल में नहीं जाना कि प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडिंग भी एक्सप्लेन कर रहे हो, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग सब एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं। आपको 4 ही इसमें पॉइंटर्स बनाने हैं, 4 ही हेडिंग्स बनानी है, जिसमें से पहला होगा प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन। बस 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आने, क्योंकि 4 नंबर का है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। फिर प्राइस को एक्सप्लेन करो कि प्राइस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो प्राइस कम होता है, प्रॉफिट बनाना है तो प्राइस ज्यादा होता है, एंड सो ऑन। फिर हमारे पास आएगी प्लेस की बात, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात, कि कैसे सामान को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। एंड लास्टली मेरे पास आएगा प्रमोशन, जिसमें मैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, इन चीजों के बारे में बताऊंगी कि कैसे कंज्यूमर के दिमाग में अपने नाम को डालना है, कैसे मार्केट में अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो प्रमोशन में आता है। इन्हीं चारों पॉइंट्स के बारे में तुम डिटेल में बता के आओगे, बट क्योंकि 4 ही नंबर हैं तो इनके आगे सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करोगे। जैसे कि प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, PR, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन आप नहीं करोगे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स बना दोगे, इन चारों को ही 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चल अगली चीज मेरे पास आती है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज ऑन द बेसिस ऑफ। यानी कि आपको डिफरेंस पूछा गया है इस पर्टिकुलर फिलोसफी में और इस पर्टिकुलर फिलोसफी में। ये पूरे का पूरा डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुकी हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या आता है, मार्केटिंग में क्या आता है, प्रोडक्ट में, सेलिंग में, किस में क्या आता है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हम करते हैं खत्म। 3 से 4 सेट हमने जो आज कवर करे 2024, 2023 के PYQs मैंने आपको करवाए हैं। इसी के साथ पूरी सीरीज PYQs की बिजनेस स्टडीज की हमारी होती है खत्म, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो हमारी आएगी, जिसमें फिर से अकाउंट्स के PYQs आने वाले हैं। इंडियन इको साथ के साथ हमारी चल रही है, कल और परसों 5 बजे इंडियन इको की वीडियो आने वाली है PYQs की, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताओ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।